हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वक्त हम जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन का जो रिसेंटली पेपर हुआ 2022 के अंदर हम उस पे डिस्कशन करेंगे। चूँकि ये वुमेन बॉर्डर बटालियन का पेपर अभी कंडक्ट हुआ है तो कुछ ही आने वाले दिनों में जो है दूसरा बॉयज़ के लिए भी जो बॉर्डर बटालियन का पेपर है वो कंडक्ट किया जाएगा। पॉसिबिलिटी यही है कि ये जो पेपर आएगा इसी पैटर्न पे आएगा, इसलिए इस पेपर के अंदर किन कॉन्सेप्ट्स पे फोकस किया है या फिर किन एरियाज़ पे कितने डीप जो है एग्जामिनर गया है क्वेश्चंस डालने में, ताकि जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एक आइडिया मिल जाएगा। आज हम इस पेपर को जो है एक एक क्वेश्चंस करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पे हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चंस अगर आपने कौन सी बुक पढ़ी होती तो आपको इजीली वहाँ से आप इसको सॉल्व कर पाते। ये जो हमारा पेपर हैगा इसको स्टडी करने के बाद अगर आप डिफेंस के या पुलिस के अपकमिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इट शैल बी बेनिफिशियल फॉर यू, नॉट नेसेसरली कि आप जेके पुलिस का ही दें उसी के अंदर आपको इसका फ़ायदा होगा, बल्कि जितने भी एग्ज़ाम आप अपकमिंग डेज में देंगे डिफेंस के रिलेटेड या पुलिस के, तो सब में आई एम श्योर कि आपको ये बेनिफिट करेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसने डाला है जहाँ पे एग्जामिनर ने, ये मेरे पास सेट ए है, ओके ये है सेट ए, ठीक। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेज, पहला जो क्वेश्चन जहाँ पे है ओजोन लेयर के रिगार्डिंग है। तो ओजोन लेयर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई एम प्रेटी श्योर आपको होगी। इस तरह से हमारा अर्थ होता है, अर्थ के ऊपर लगभग जहाँ तक जो है कुछ 400 किलोमीटर तक या फिर 100 किलोमीटर तक हमें जो होती है जहाँ पे हवा रहती है, जो इसके साथ इस तरह से ये हवा है ऊपर जो अटैच रहती है। मगर आपको पता है ये हवा भी इसकी भी मुख्तलिफ़ किस्म की लेयर बनी होती है। जिस तरह सबसे नीचे वाली लेयर ऐसी होती है, इसकी कंपोजिशन या इसके अंदर जो गैसों की मकदार होती है वो अलग अलग से होती है, डेंस होती है। इस तरह से इसके ऊपर दूसरी लेयर होती है, फिर इस तरह से तीसरी लेयर होती है, चौथी लेयर होती है। जो सबसे पहली लेयर होती है ना, इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर सबसे पहली वाली लेयर को हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। अब इसके जो ऊपर जो लेयर होती है इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर हम दूसरी वाली लेयर को कहते हैं। इसके ऊपर जो थर्ड लेयर होती है इसको कहा जाता है मीजोस्फीयर। इसके ऊपर वाली जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं आयनोस्फीयर। इसके बाद जो लेयर होती है इसको कहते हैं एक्सोस्फीयर एंड देन स्पेस, खाली जगह, वहां पे हवा नहीं होती। तो इस तरह से अर्थ के ऊपर जो हमें देखने वाली फिजा है उसके अंदर भी इस तरह से लेयरें हैं। अब जितने भी जो क्लाउड्स वगैरह बनते हैं या वेदर्स वगैरह होते हैं, बारिशें पड़ती हैं या जहाज वगैरह उड़ते हैं या इंसान रहते हैं, वो सब के सब फिनोमेना होते हैं ट्रोपोस्फीयर के अंदर। अब इसके ऊपर जो लेयर है ना जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंटली जाना जाता है इस ओजोन लेयर के रिगार्डिंग। ओजोन लेयर एक किस्म की गैस होती है जो यहाँ पे इस सेकंड लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसके अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक। ओजोन का जो फार्मूला रहता है ये केमिस्ट्री के अंदर इस तरह से लिखते हैं हम इसको O3, ठीक है ना। मतलब ऑक्सीजन के 3 पार्ट आपस में, 3 आटम आपस में ज्वाइन होकर ये मॉलिक्यूल जो ओजोन का है बनाते हैं। अब ये वाली गैस जो रहती है जनरली स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। सेकंड लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर की है, स्ट्रेटोस्फीयर इसका नाम है, इसके अंदर ओजोन लेयर रहती है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसका सबसे जो प्राइमरी फंक्शन होता है ना जहाँ पे अर्थ के लिए, वो ये रहता है कि ये हमारे लिए कमल का काम करती है। अब जहाँ पे ऊपर सूरज है, इस सूरज से एक किस्म की हार्मफुल रेज निकलती हैं जिनको कहा जाता है यूवी रेज। ये काफ़ी खतरनाक किस्म की वेव्स होती है। अगर ये ज़मीन पे आए तो इसकी वजह से स्किन के अंदर कैंसर हो सकता है या डीएनए की म्यूटेशंस हो सकती है। अब जब ये लेयर, ये जो यूवी रेज सूरज से निकल के आती है
तो ओजोन की जो लेयर है इस तरह ये जहाँ पे बनी रहती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, ये इनको रोक देती है, ज़मीन पे नहीं आने देती। अब जो ज़मीन के अंदर स्पीशीज़ हैं, इंसान हैं या जानवर हैं, वो इन जो जहरीली यूवी रेज होती हैं इनसे बचे रहते हैं। तो यहाँ पे इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो चीज़ें मैंने डिस्कस की, नेक्स्ट टाइम मे बी ये भी पूछ ले एग्जामिनर आपसे। यहाँ पे है कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर काजेस, कि ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो जाएगी तो इससे क्या होगा। देखिए मैंने पहले कहा कि जो ओजोन लेयर है ये यूवी रेज को रोकती है। तो यहाँ पे इसने पहला ऑप्शन लिखा है अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक ओजोन लेयर से नहीं होता, बल्कि अर्थक्वेक का एक फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। जनरली एक फिनोमेना है जिसको हम फिर कभी स्टडी करेंगे, उसके ज़रिए से होता है, तो अर्थक्वेक तो नहीं होता। फ्लड्स, ये पानी का जब सैलाब आता है उसको फ्लड्स कहते हैं। तो ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से ये नहीं होगा। रेंज, बारिशें, इसका भी कोई कनेक्शन नहीं। मैंने कहा रेंज वगैरह जितनी भी बनती हैं वो इसके नीचे वाली जो ट्रोपोस्फीयर की लेयर है उसके अंदर बनती है। तो जहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन जो है इंक्रीज्ड यूवी रेडिएशंस, तो ये इसका परफेक्ट आंसर रहेगा कि अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है तो ये जो यूवी रेज को रोकता था, अब वो यूवी रेज यहाँ नीचे ज़मीन पे आएंगी। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन हमने देखा। आई एम श्योर कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे मैंने इसको क्या दिया, मिटा दिया। आई एम श्योर कि आप इसके नोट भी बनाते होंगे। नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए इसमें, नेक्स्ट टाइम हाई पॉसिबिलिटी है कि अगले पेपर में आपसे ये चीज़ें पूछे। तो पहले का क्या है, पहले का ऑप्शन जो है ये हमारा रहेगा बी। ओके, तो 20 का ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू विच ऑप्टिकल फिनोमिना। ठीक है, ट्विंकलिंग का क्या मतलब होता है? ट्विंकलिंग का मतलब होता है जगमगाना। जिस तरह टिमटिमाता है सितारा, कभी थोड़ा सा ब्राइट होता है, फिर थोड़ा सा हमें डिम दिखता है, फिर थोड़ा सा तेज उसकी रोशनी होती है, फिर थोड़ा सा डिम होता है। तो इस टिमटिमाने को हम कहते हैं ट्विंकलिंग। जो सितारों की ये टिमटिमाना है, ये किस ऑप्टिकल फिनोमेना के जरिए होता है? ठीक है ना। ये 10th की साइंस का पहला क्वेश्चन भी 10th की साइंस में से था, बायोलॉजी में से। ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी 10th की ही साइंस से लिया गया है, लाइट चैप्टर से लिया गया है। तो ट्विंकलिंग कैसे होती है आप देखते हैं। हम एज्यूम करिए यहाँ पे एक स्टार है, ठीक है ना। स्टार से ऐसा होता है कि कंटिन्यूसली यहाँ से लाइट निकलती रहती है, राइट। जब ये लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर का क्या रहता है कि जो लेयर नीचे की है ये ज़्यादा डेंस होती है, इसके अंदर गैसेस ज़्यादा घनी रहती है। जो इसके ऊपर की लेयर है वो थोड़ा कम डेंस रहती है। बीच में से कोई लेयर ऐसी रहती है जो काफ़ी डेंस होती है, फिर ऊपर थोड़ा कम रहती है। अब एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन ऐसी है कि ये कहीं पे इसकी लेयर ज़्यादा डेंस है, कहीं पे ये इसके अंदर जो गैसें होती हैं वो उतनी घनी नहीं होती, पतली पतली होती हैं। अब जब लाइट ऊपर से नीचे आती है तो क्या होता है कि इसमें से जो है लाइट कभी जहाँ पे जो ज़्यादा डेंस मटेरियल होता है उसमें लाइट आस्था हो जाती है। आस्था होने की वजह से लाइट जो है इस तरह से टेढ़ी हो जाती है। अब कोई ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर गैस जो होती हैं पतली उसके रहते हैं, उसके जो आटम रहते हैं वो पतले पतले होते हैं, मतलब दूर दूर रहते हैं, इतने डेंस नहीं होते। तो वहाँ पे लाइट की जो स्पीड होती है वो तेज़ हो जाती है। अब ऐसा होने की वजह से कहीं से पे लाइट आस्था हो रही है, कहीं से तेज़ हो रही है, फिर जो लाइट की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही होती है। तो नीचे जो आदमी देखता है जहाँ पे खड़ा होकर, कभी उसको ये वाली लाइट आके पहुँचती है, कभी उसको ये वाली पहुँचती है। तो इसको फाइनली यहाँ पे देखता है कि सितारा जो है टिमटिमा रहा है। अब ये वाला जो फिनोमेना है इसको हम कहते हैं
लाइट का जो है डेंस मटेरियल जो होता है उसके अंदर लाइट का जो है स्लो हो जाना, स्लो होने की वजह से लाइट टेढ़ी हो जाती है। एंड रेयर मटेरियल मतलब जो लेस डेंस मटेरियल है उसके अंदर लाइट का फास्ट हो जाना। इस फिनोमेना को पर्टिकुलरली हम फिजिक्स के अंदर नाम देते हैं रिफ्रैक्शन का, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं हम इसको। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो फिनोमेना है ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। यहाँ पे एक दूसरा हमें पॉइंट है जो है रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक शीशा है या प्लेट है, जब लाइट की किरण इस पे पड़ती है तो डायरेक्टली ये लाइट की किरण यहाँ से वापस हो जाती है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। जबकि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है फॉर एग्जांपल ये है आपका कोई ग्लास की स्लैब जिसमें से यहाँ से भी दिख रहा है, इस साइड में जो भी है दिख रहा है, जब लाइट इसमें से पास होती है तो थोड़ी लाइट टेढ़ी होती है, फिर जब बाहर निकलती है फिर थोड़ा तेज हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। ऐसा ही फिनोमेना जो है एटमॉस्फेयर के अंदर होता है जिससे की वजह से स्टार ट्विंकल करते हैं। डाइवर्जेंस का फिनोमेना हमें देखने को मिलता है जब लाइट की रेज दूर दूर जाती है। सपोज हमारे पास इस तरह से एक शीशा है, जब लाइट इसको जहां से पड़ेगी तो दूसरी तरफ से जब निकलती है इसको लाइट इसको ऐसे ऐसे दूर दूर जाती है, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। थर्ड है इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है कि अगर लाइट की बहुत सी रेज जो हैं आपस में, लाइट हमेशा इस तरह से ट्रेवल करती है वेव्स में, तो जब ये वाली सुपर इम्पोज होती है दूसरी वेव्स पे तो इसको इंटरफेरेंस का फिनोमेना कहते हैं। ए बिट डीप कंसेप्ट है तो हम इसको इस पे फोकस नहीं कर रहे। हमारा जो प्राइमरी पर्पस था वो समझना था कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस फिनोमेना के अकॉर्डिंग होता है, रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसका हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा रिफ्रैक्शन। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन है डैश डैश इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। तो थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर हम इनमें से किस मटेरियल को यूज करते हैं फ्यूल करने के लिए। अब देखिए थर्मल पावर प्लांट्स क्या होता है, एक होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड दूसरे होते हैं हमारे पास थर्मल पावर प्लांट्स का मतलब है ऐसे स्टेशंस या ऐसी इंडस्ट्रीज जिससे हम क्या करते हैं, पावर जनरेट करते हैं। जहाँ पे लिखा होता है कि थर्मल पावर प्लांट, इसका मतलब है कि जहाँ पे हम जो फ्यूल जिस चीज़ को जला रहे हैं वो है कोल, मतलब कोयले को हम जला रहे हैं, तो कोयले के जलाने की वजह से या हम पेट्रोलियम को जलाकर पावर बना रहे, जनरली कोल को हम जलाकर जहाँ पे पावर जनरेट करते हैं, तो कोल एक फॉसल फ्यूल है, ठीक है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वो होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल को बर्न किया जाता है, न्यूक्लियर मटेरियल लाइक यूरेनियम, ठीक है, थोरियम जहाँ पे हम बर्न करते हैं उसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहते हैं। जहाँ पे पूछ रहा है कि थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर किस चीज़ को यूज़ किया जाता है, क्योंकि कोल को यूज़ किया जाता है, कोल एक फॉसल फ्यूल है, तो फॉसल फ्यूल हम उस ईंधन को कहते हैं जो ईंधन खत्म हो जाएगा, जिसको हम अगर यूज करते हैं तो वो एक दिन खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं फॉसल फ्यूल्स। तो हमारा कोल जो है एक फॉसल फ्यूल है, तो थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर हम फॉसल फ्यूल्स को यूज करते हैं। चलिए अब थर्ड पे चलते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ डैश डैश causes द राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड। जो टाइड का फिनोमेना रहता है, टाइड का फिनोमेना होता है जनरली यहाँ पे सपोज सन है, यहाँ पे अर्थ है, और अर्थ को साथ में इस तरह से छोटा सा एक सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट जिसको हम मून कहते हैं, वो घूमता रहता है। जब सूरज, ये अर्थ और ये मून इस दिशा में होते हैं तब हाई टाइड बनती है, या फिर ये मून
इसकी जगह पे इस तरह भी हो सकता है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है और इस तरह से बीच में मून आ गया, तो ऐसी कंडीशन में हाई टाइड्स बनती है, ठीक है ना। तो हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ डैश डैश कासेस राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड। तो हाई टाइड के टाइम पे जो पानी ऊपर जाता है किसकी वजह से जाता है, इसकी मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है। तो मून जहाँ पे जाता है, जब मून अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हाई टाइड इस तरह से बनती है। जब वही मून इस तरह से होगा तब यहाँ पे जो है लो टाइड से बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय फॉरेस्ट फायर्स। अगर आग लगती है, जंगल की आग से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। पहला है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, जब फॉरेस्ट फायर होती है तो बहुत सी गैसेस निकलती हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग की जो गैसेस रहती हैं वो हमारे पास रहती है सबसे मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह होती है मीथेन, CH4, ठीक है ना। इन गैसेस को हम क्या कहते हैं, गैसेस ग्लोबल वार्मिंग करती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि जब फॉरेस्ट को आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड मेजरली निकलता है, तो ग्लोबल वार्मिंग इसका मतलब है होती है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर जो है, जब हमने अभी देखा कि ओजोन लेयर जो होती है, स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर है अर्थ की सेकंड वाली, उसके अंदर ओजोन लेयर रहती है। तो ये जनरली डिप्लीट होती है। हमारे पास कुछ केमिकल्स हैं, जिस तरह क्लोरीन है, इस तरह हमारे पास HFCs होते हैं, CFCs, कुछ एलिमेंट्स होते, कंपाउंड्स होते हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। अब जब फॉरेस्ट फायर्स होती है तो इससे बाज़ाब्ता ऐसे कुछ हार्मफुल निकलते हैं एटम्स, जो फाइनली जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करते हैं। तो सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड, डिग्रेडेशन ऑफ कैचमेंट एरिया। जो कैचमेंट एरिया है उसको डिग्रेड करता है। कैचमेंट एरिया क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जो रिवर है वो फ्लो कर रहा है, तो जिस एरिया से पानी आता है, इसको, ये वाला पूरा एरिया, इसको हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। अगर यहाँ पे फॉरेस्ट फायर होगी तो जाहिर सी बात है, ये जो यहाँ पे जो लैंड रहती है, जब बारिश गिरेगी ये पूरी नीचे लैंड आ जाएगी, तो इसका कैचमेंट एरिया जो है वो डिस्टर्ब होगा, डिग्रेड होगा। तो इसका मतलब है फॉरेस्ट फायर से जो है डिग्रेडेशन ऑफ कैचमेंट एरिया की इशू भी होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन रहेगा डी। सभी ये तीनों होते हैं, तीनों प्रॉब्लम फॉरेस्ट फायर्स की वजह से होती हैं, तो डी विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे क्या होता है, व्हाइट हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ब्लैक हाउस इफेक्ट, रेड हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक पॉपुलर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फिनोमेना जो अर्थ पे होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका परफेक्ट है। मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको ग्रीन हाउस इफेक्ट का पता नहीं है कि क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल, जिस तरह विंटर सीजन के अंदर लोग क्या करते हैं कि इस तरह अपनी ऊपर से पॉलीथीन्स लगाते हैं, पॉलीथीन्स का एक टेंट जैसा लगाते हैं और उसके अंदर सब्जी लगाते हैं। अब इस तरह से ऊपर टेंट लगाने का प्राइमरी पर्पस ये होता है कि जब सूरज की किरणें अंदर आए तो इसके अंदर ही रुक जाएं, ट्रैप हो जाएं। तो जब शाम का टाइम होगा, जब ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, तो इस जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन से जल्दी बाहर गर्मी नहीं निकलेगी, तो यहाँ पे अंदर जो है सब्जी को गर्मी रहेगी, जिसकी वजह से सब्जी खराब नहीं होगी विंटर सीजन के अंदर भी। इसी तरह इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस, ठीक है, इस फिनोमेना को। इसी तरह अर्थ के अंदर, अर्थ के ऊपर जो लेयर रहती है हमारी एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर भी इसी पॉलीथीन का काम करता है। ऊपर से जब गर्म जो रेज आती हैं, इंफ्रारेड रेज हमारे अर्थ पे इस एटमॉस्फेयर से एंटर होती हैं, तो जब ये वापस जाने की सोचती हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर जो हवा है इसको अंदर ही रोक लेती है, जिसकी वजह से ज़मीन पे जो है जब रात के टाइम पे भी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वरना माइनस में चला जाता है और सारी जो लिविंग वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना रहता है ग्रीन हाउस का। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक जो मेजर ग्रीन हाउस
गैस कंसीडर की जाती है। इस तरह से मीथेन है, वाटर वेपर्स हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज नोन एज। कि ओल्ड एज में जो ह्यूमंस के लेंस हैं, आंखें हैं, वो कुछ धुंधली सी हो जाती हैं, तो इसको हम कैटरैक्ट की डिजीज़ कहते हैं। मायोपिया की डिजीज़ होती है, मतलब ये भी आंखों की ही डिजीज़ है, जिसमें हमें नज़दीक की चीज़ें दिखती हैं मगर दूर की चीज़ें पेशेंट को नहीं दिखती। हाइपरमेट्रोपिया आंखों की डिजीज़ होती है, जिसमें जो दूर की चीज़ें होती हैं वो दिखती हैं, लेकिन जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो नहीं दिखती। ठीक है, दूर की चीज़ें दिखती हैं, नज़दीक की नहीं दिखती। मायोपिया में नज़दीक की दिखती है मगर दूर की नहीं दिखती। अब प्रेस बायोपिया ये होता है कि ओवरऑल जो आंखें होती हैं वो एकोमोडेट नहीं कर पाती। जिस तरह मतलब यंग एज में आदमी देखने की क्षमता रखता है, ओल्ड एज में उसकी ये क्षमता कम हो जाती है। जनरली जब लोग 40 या 50 या 60 प्लस एक्सपेशली जब लोग हो जाते हैं, तो उसकी जो आंखें हैं वो जनरली एडजस्ट, नज़दीक की चीज़ें नहीं देख पाती। ठीक है, तो ये एज की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो ये है प्रेस बायोपिया। ये तीनों डिजीज़ हैं। ये जो है 10th का सेकंड चैप्टर है, आई थिंक। हाँ, यस, सेकंड चैप्टर है 10th की साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ट्रेवल्स फास्ट। तो लाइट को हमने ऊपर डिस्कस किया, सेम वही कंसेप्ट इसने रिपीट किया है। अगर आपने एक बार पढ़ा होगा अच्छे से ये चैप्टर, तो आप इजीली ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। मार्केट के अंदर रेडीमेड बुक्स पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, जस्ट आप अपना कॉमन सेंस यूज करिए एंड चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। सेम जिस कॉन्सेप्ट में पहले इसने क्वेश्चन पूछा है वही कंसेप्ट यहाँ पे पूछ रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ट्रेवल्स फास्ट। मैंने कहा कि जो मटेरियल्स ज़्यादा डेंस हैं, ज़्यादा डेंस का मतलब है जिसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो ज़्यादा घने हैं, उसके अंदर लाइट जो है स्लो पास होती है, उसके अंदर स्पीड उसकी स्लो रहती है। जो मटेरियल्स ज़्यादा डेंस नहीं है, दैट मीन्स जिसके अंदर पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, उनके अंदर जो लाइट है वो फास्ट ट्रेवल करती है, तेज़ रहती है। अब ऐसे मटेरियल्स को जिसके अंदर ज़्यादा पार्टिकल्स करीब करीब हैं, इसको हम कहते हैं डेंस मटेरियल। ऐसा मटेरियल जिसके अंदर पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसको हम कहते हैं रेयर मटेरियल। ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है, जो इस यहाँ पे जो डेंस होगा उसमें लाइट जो है डेंस में स्लो पास कर होगी, और जो रेयर मीडियम है उसके अंदर फास्टर पास करेगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ट्रेवल्स फास्ट। इनमें से लाइट फास्ट किस में ट्रेवल करेगी। देखिए, वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादा करीब करीब होते हैं एज कम्पेयर टू एयर। ऑयल के अंदर भी करीब करीब होते हैं, पेपर के अंदर भी करीब करीब। सबसे लूज जो पार्टिकल होते हैं, जुड़े हुए अब मॉलिक्यूल्स लूजली जो होते हैं एयर के अंदर रहते हैं, तो जाहिर सी बात है ये सबसे रेयरेस्ट हमारे पास रेयरेस्ट है, इसलिए जो लाइट है इसमें फास्टर ट्रेवल करेगी। सबसे फास्टेस्ट जो लाइट ट्रेवल करती है वो जनरली वैक्यूम में करती है, क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई पार्टिकल बीच में लाइट को रोकता नहीं। ठीक है ना। अब इन ये जो 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए थे, इसमें से जो है एक हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। लेट मी रब इट फर्स्ट। ओके, जो हमने क्वेश्चन किए ये हमें फिलहाल साइंस के ही आ रहे हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। इलेक्ट्रिक पावर को हम वोल्ट एम्पियर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और वोल्ट जिस तरह हमारी जो है वोल्टेज को रेफर करता है, एम्पियर जो है करंट कितना फ्लो कर रहा है वायर में, इसको करता है मैसेज। ठीक है, तो Fe इज सिंबल ऑफ, Fe किसका सिंबल होता है,
Fe जो सिंबल रहता है हमारा, Fe सिंबल होता है आयरन का, तो C शैल बी अवर राइट आंसर। एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है वो होता है Al, इस तरह हमारा कॉपर का होता है Cu। इस तरह जो दूसरे इंपॉर्टेंट रहते हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए, जिस तरह कार्बन का होता है C, नाइट्रोजन का होता है N, ठीक है ना। इस तरह से हमारा जो है हाइड्रोजन का होता है H, हीलियम का होता है He, ब्रिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये आपको लगभग कुछ के पता होने चाहिए। तो Fe आयरन का जो है Fe, ठीक है। नेक्स्ट है वन सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड, वन सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी। तो ये वाला जो है ये भी हमारा 10th से लिया गया कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये क्या कॉन्सेप्ट है, लेट मी, जिस तरह हमारा हार्ट होता है, जो बड़ी वेन्स होती हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत से जो होते हैं सेल्स होते हैं, तो छोटे छोटे पाइप्स की तरह जो है बॉडी के अंदर जाते हैं। जिस तरह हमारी जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज हैं, ये इस तरह बाजुओं के अंदर जाती हैं। एक बाजू की ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो जितना आप अंदर जाएंगे तो आप एक पॉइंट के बियॉन्ड आप देखते हैं कि वहाँ पे इस तरह से जो पाइप होते हैं, वेन्स के रगें नहीं होती, तो वहाँ पे जो है हमें दिखता नहीं, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे जो ब्लड फिर भी अंदर सेल्स तक ट्रेवल करता है। तो वहाँ पे जिन के जरिए सेल्स ट्रेवल्स करते हैं उनको कहते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज ऐसी वेसल्स होती हैं जो लगभग एक ही सेल से बनी हुई होती है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी होती हैं, या जनरली हमें दिखती भी नहीं। बाकी वेन्स तो हमें जो हैं वो बॉडी के अंदर दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। फोटोसिंथेसिस की आई एम श्योर कि आपको पता होगा। फोटोसिंथेसिस की जो रहती है हमारे पास इक्वेशन ऐसे रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ऑक्सीजन मैच करता है किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, तो इससे हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, तब एक तो मिलता है ऑक्सीजन और दूसरा मिलता है ग्लूकोज। ये भी जरूरी है, ये फार्मूला जो फोटोसिंथेसिस का याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे भी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम बन सकता है क्योंकि ये बेसिक है। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज गिवन बाय, एवोल्यूशन की थ्योरी इनमें से किसने दी थी? तो एवोल्यूशन की जो थ्योरी है ये बहुत पॉपुलर जो है ऑब्जेक्टिव है, ये दी है चार्ल्स डार्विन ने। बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है? तो इसका है लीवर, बी सिक्रेट करता है हमारा बाइल जूस। क्योंकि लैपटॉप की जो है इस वक्त बैटरी कम हो चुकी है, हम कुछ ही क्वेश्चंस को हैं देखते हैं कितने निकलते हैं, बाकी को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये केमिस्ट्री का है क्वेश्चन है जिसके अंदर दो कंपाउंड्स जो हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह से मान लेते हैं AB प्लस CD, अगर हमारे पास बन जाते हैं AC प्लस BD, तो देन